हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। पिछले लेक्चर को में मैंने एक्स्ट्रा हाइलाइटेड पॉइंट्स बताए थे, बट अभी जब मैंने उसके बाद मैंने बोला था कि हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, बट एनसीईआरटी में लास्ट में लिक्विड स्टेट भी दे रखी है जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब कर रखी हैं, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो पहले इनको तीनों को पढ़ लेते, तभी एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा है। तो लेट स्टार्ट विद द वेपर प्रेशर। जैसे हम वेपर प्रेशर इथेनॉल का कहते हैं, ग्लिसरॉल का कहते हैं। सिमिलरली जैसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का ही दूसरा नाम होता है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन, तो एक्वस टेंशन को कोई सरफेस टेंशन नहीं समझेगा। इट इज एक्वस टेंशन सिंपली मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, राइट। जैसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होते हैं आपस में, इक्वल टर्म्स है, सेम ही मतलब रखते हैं। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और एक्वस टेंशन कहीं लिखा हो तो सेम ही मतलब है, दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी हैं, आपस में एक दूसरे के क्या हैं, ये सिनोनिम्स हैं, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं वेपर प्रेशर पे। तो वेपर प्रेशर हम जब भी करते हैं तो वेपर प्रेशर हम डिस्कस करते हैं ओपन वेसल में या फिर इवैक्यूएटेड चैम्बर में। हम कभी भी वेपर प्रेशर को क्लोज्ड कंटेनर में डिफाइन नहीं करेंगे। इसका रीज़न थोड़ी देर तक आपको खुद क्लियर होगा और आप खुद मन में सोच रहे होंगे हाँ इसका ये रीज़न है, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो शुरू हो जाते हैं अब हम कि वेपर प्रेशर बेसिकली होता क्या है। ये कंटेनर वाली बात मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करूँगी। तो मान लीजिए मेरे पास ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है जिसमें मैंने एक लिक्विड भर रखा है। अभी ये लिक्विड में, अभी इस कंटेनर में ओनली लिक्विड है, अभी वेपर नहीं है। और जब मैं देखना शुरू किया, जब मैंने टाइम देखा, नोट किया, तो इसका टेम्परेचर T है और इवेपोरेशन जस्ट स्टार्ट हुई है, मतलब इवेपोरेशन शुरू हुई है, स्टार्ट। मैंने इसको T टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जैसे ही मैंने T टेम्परेचर प्रोवाइड किया इवेपोरेशन शुरू हो गई। अभी मैं इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रही हूँ। इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना। अभी ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है। इवैक्यूएटेड चैम्बर का मतलब है कि यहाँ तक लिक्विड भरा है और इसके ऊपर एयर ना हो के वैक्यूम है। यहाँ पे खाली जगह पे वैक्यूम है, एयर नहीं है, ओके। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। जब मैंने इसको T टेम्परेचर तक लाई, इस लिक्विड का टेम्परेचर, तो इवेपोरेशन शुरू हो गई। अब मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, मतलब अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रही हूँ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ता, बट अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रही हूँ दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। मैं अभी इसका पहले इसका स्टार्टिंग में T' टेम्परेचर था, मैंने बढ़ाया और T कर दिया। जैसे ही मैं T टेम्परेचर पे लाई तो इवेपोरेशन शुरू हो गई। तो जैसे ही इवेपोरेशन शुरू होगी, अभी क्या है, सिर्फ लिक्विड, वेपर तो नहीं है, बट इवेपोरेशन शुरू होने के बाद वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वेपर बनेंगे, वेपर का मतलब क्या होता है कि कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास T टेम्परेचर पे इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई है कि वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के एयर में वेपर की फॉर्म में जा सके, राइट। तो यहाँ पे वेपर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे धीरे धीरे। क्या होगा, अभी वेपर मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, अपनी हीट को रिलीज करेंगे टू द वॉल ऑफ कंटेनर और वापस से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम होगा, अभी एक टाइम तक तो इवेपोरेशन विल बी ग्रेटर देन कंडेंसेशन। एक टाइम तक
इवेपोरेशन क्या करेगी, डोमिनेट। एक टाइम ऐसा आएगा जब जितने लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है उतना ही वेपर कंडेंसेट होगा। स्टार्टिंग में जब मैंने t इक्वल टू 0 से शुरू किया तो कोई भी वेपर नहीं था, सिर्फ लिक्विड था। मैंने इसका टेम्परेचर कैपिटल T तक बढ़ाया तो इवेपोरेशन शुरू होगी। अभी जब मैंने जस्ट बढ़ाया और जस्ट इवेपोरेशन शुरू हुई तो कंडेंसेशन तो शुरू हो नहीं सकती, क्योंकि अभी वेपर तो है नहीं। और कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर का लिक्विड में बदलना। अभी वेपर ही नहीं है तो वेपर लिक्विड में बदलेंगे कहाँ से। अभी जस्ट इवेपोरेशन स्टार्ट हुई है तो कंडेंसेशन क्या, अभी 0। कुछ समय बाद इवेपोरेशन भी है और कंडेंसेशन भी है, बट इवेपोरेशन जो है वो कंडेंसेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एक टाइम ऐसा अचीव होगा जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। दोबारा से सुनिए, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे इवेपोरेशन तो कुछ है, x वैल्यू है उसका रेट का, और कंडेंसेशन अभी 0 है। t इज इक्वल टू T1 पे इवेपोरेशन की x वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, इवेपोरेशन का रेट कांस्टेंट रहेगा अगर मैं टेम्परेचर को सेम मेंटेन कर रही हूँ। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता, बट मैंने क्या किया, T तक लाई में टेम्परेचर लिक्विड का और फिर T को कांस्टेंट कर दिया। अभी C का कुछ अभी कंडेंसेशन हो रही होगी, क्यों, क्योंकि टाइम इक्वल टू T1 में कुछ वेपर्स तो बन रहे हैं और वो थोड़ा थोड़ा टकरा के नीचे भी आ रहे हैं, बट तो कंडेंसेशन की रेट x1 होगी, बट x1 क्या होगा, लेस देन x होगा अभी। क्यों, क्योंकि अभी कुछ वेपर बने हैं, वो कुछ वेपर बने हैं उनमें से भी कुछ ऐसे वेपर्स होंगे जो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, अपनी हीट को लूज़ करेंगे और वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। या कुछ वेपर्स जो हैं वो डायरेक्टली लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे और अपनी हीट को लिक्विड की सरफेस पे रिलीज़ करके वापस से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वेपर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा के हीट रिलीज़ करे या डायरेक्टली लिक्विड सरफेस के साथ टकरा के उसके अंदर चला जाए हीट रिलीज़ करके। तो इन दो तरीक़ों से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी कि कंडेंसेट होगा। मैंने क्या बोला, t इक्वल टू 0 पे E की वैल्यू x है, C की वैल्यू 0 है। t इज इक्वल टू T1 पे कुछ वेपर्स बन चुके होंगे, अभी भी पानी इवेपोरेट हो रहा होगा और कुछ वेपर्स जो हैं वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, बट लिक्विड में कन्वर्जन की रेट कंपैरेटिवली कम होगी वेपर के फॉर्मेशन की रेट से। फिर एक टाइम ऐसा अचीव होगा, टाइम t इज इक्वल टू T2, जब E भी x होगा और C भी x होगा। तो इस टाइम पे जो वेपर्स बने हैं वो जो भी प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर एग्जर्ट कर रहे होंगे, हमें पता है वेपर फेज में वॉल ऑफ कंटेनर के अगेंस्ट प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो जब ये वाला कंडीशन अचीव हो जाएगी, उस टाइम पे वेपर्स जितनी प्रेशर से वॉल के साथ टकरा रहे होंगे, लिक्विड के सरफेस के साथ टकरा रहे होंगे, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो हम नॉर्मल हर उस प्रेशर को कह रहे हैं जो वेपर एग्जर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर, बट हम इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ये टर्म्स कब यूज़ करेंगे वेपर प्रेशर से पहले, इक्विलिब्रियम और सैचुरेटेड, जब हमारी ये कंडीशन होगी, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट आपस में बराबर हो जाएगा, तब जो वेपर्स अपनी वॉल ऑफ कंटेनर या लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, उस टाइम के वेपर प्रेशर का नाम क्या होगा, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, क्योंकि उस टाइम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। या फिर उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वर्ड हमने यहाँ क्यों यूज़ किया इस कंडीशन में, क्योंकि जितना ही लिक्विड, मान लीजिए इस टाइम ये लिक्विड है और वेपर के मॉलिक्यूल्स 5 हैं, तो मान लो इनमें से 2 वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए और 2 ही वापस से लिक्विड से वेपर भी बन गए। तो इट मीन्स वेपर क्या रहा, वेपर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मतलब जितने वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हुए उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दोबारा से वेपर में कन्वर्ट हो गए। यही तो मतलब होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के इक्वल होने का, मतलब कि नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स
कांस्टेंट रहे। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, इससे ज़्यादा ना घोल पाना। किसी भी सैचुरेशन, जब हम कहते हैं ये सैचुरेटेड लिक्विड हो चुका है, इसका मतलब हम इसमें और चीनी नहीं घोल सकते, जितनी डिज़ोल्व होनी थी होली। अब डिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स का नंबर क्या हो चुका है, कांस्टेंट। अब हम इसमें घोलेंगे तो वो नीचे बैठेगा ही बैठेगा चीनी, अब वो घुलेगी नहीं। इसका मतलब अब इससे ज़्यादा, इस कंडीशन के बाद, मतलब इस कंडीशन पे जितने भी वेपर्स ऊपर एग्जिस्ट करेंगे उससे ज़्यादा वेपर्स अब ऐड नहीं हो सकते। जैसे ज़्यादा चीनी नहीं ऐड हो सकती सैचुरेटेड कंडीशन में, उससे ज़्यादा सिमिलरली और वेपर्स ऐड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जितने वेपर्स कंडेंसेट हो रहे हैं उतने ही वेपर बन रहे हैं। मान लो 5 वेपर्स थे, 2 कंडेंसेट हो गए और 2 ही बन गए वापस से, तो नंबर ऑफ वेपर्स तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। वेपर का नंबर तो बढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि जितने बन रहे हैं उतने ही पानी में वापस जा रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ वेपर्स, कि अब हम वेपर और नहीं बना पा रहे। या अगर हम चीनी के रूप में भी यही मतलब कहते हैं कि अब हम चीनी और नहीं मिला पा रहे। चीनी और ना मिला पाना या वेपर और ना बन पाना, मतलब सेम ही लग रहा है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए हमने सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी इस टाइम के वेपर प्रेशर को हमने सैचुरेटेड क्यों कहा है, क्योंकि इसमें सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो गया। अब हम और वेपर्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इस टाइम जितने और वेपर्स बनेंगे इवेपोरेशन से, उतने ही नंबर ऑफ वेपर्स वापस से कंडेंसेट भी हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेपर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो हमने इक्विलिब्रियम क्यों कहा, क्योंकि इस टाइम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। सैचुरेटेड वर्ड क्यों यूज़ किया वेपर प्रेशर से पहले, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप सो इतनी बात क्लियर हो गई है। दोबारा से जल्दी से कहानी सुनते हैं। हमारे पास लिक्विड था, टाइम t इक्वल टू 0 था। हमने टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड को कैपिटल T तक बढ़ाया। अभी सिर्फ लिक्विड था, वेपर नहीं था। जैसे हमने T तक बढ़ाया तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो गई, और कंडेंसेशन क्या है, 0 है। अब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रही हूँ। मैंने पहले कैपिटल T तक बढ़ा दिया टेम्परेचर, उसके बाद मैं टेम्परेचर अब नहीं बढ़ा रही हूँ। इट मीन्स इवेपोरेशन का रेट तो x ही रहेगा तीनों टाइम पे। बट क्या होगा, धीरे धीरे वेपर्स बन रहे हैं चैम्बर में, इवैक्यूएटेड चैम्बर में वेपर्स बन रहे हैं। अब जब वेपर्स बनेंगे तो वो ये तो है नहीं कि एक जगह टिक जाएंगे, वो भी इधर उधर मूव करेंगे। तो वो जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे तो अपनी हीट को लूज़ कर देंगे, तो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कुछ समय बाद कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगी। बट इस टाइम पे कंडेंसेशन का रेट इतना नहीं है कि वो इवेपोरेशन के रेट को एक्सीड कर सके। मतलब अभी भी नेट क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ही हो रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इस टाइम जो भी वेपर्स वॉल ऑफ कंटेनर के अगेंस्ट जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है। तो देखिए एक बार ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये रेट है, इधर इधर मैं लिख रही हूँ टाइम। ये है इवेपोरेशन की लाइन और ये है कंडेंसेशन की लाइन। क्या बता रहा है ये कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इवेपोरेशन की कुछ वैल्यू थी x, जो कि पूरे ड्यूरेशन के लिए क्या रही है, कांस्टेंट, क्योंकि हम टेम्परेचर को फर्दर नहीं बढ़ा रहे, तभी रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है। बट धीरे धीरे वेपर्स बन रहे हैं। इवेपोरेशन होने की वजह से इवैक्यूएटेड चैम्बर में वेपर आए। अब वो वेपर एक जगह तो टिके नहीं रहेंगे, वो मूव करेंगे, कुछ हीट लूज़ करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे कंडेंसेशन का रेट टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा अचीव हुआ है जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पे दोनों लाइनें मीट कर गई हैं। इट मीन्स इस टाइम पे कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का रेट, दोनों का ही रेट क्या है, x के बराबर है। तो इस टाइम पे जो भी वेपर्स अपने वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वर्ड क्यों यूज़ किया ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि इस टाइम के अचीव होने के बाद नो मोर वेपर्स कुड बी एडेड।
ड्यू टू इवेपोरेशन। वेपर क्यों ऐड होते हैं? इवेपोरेशन की वजह से। बट क्योंकि जितने नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन की वजह से ऐड हो रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में वापस कन्वर्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट आपस में इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो एक ये बात थी। अब एक बात और है, आप मुझे ये पॉइंट बताइए कि कोई भी चीज़ है वो अपनी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाना चाहेगी, राइट? डिफ्यूजन में भी हमने पढ़ा कोई भी चीज़ है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाना चाहती है, या हाई कंडेंसेशन से कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाना चाहती है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें हाई टू लो जाना चाहती हैं, राइट? बिल्कुल। तो एक बार इसकी कहानी थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं। ये एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है, यहाँ पे वैक्यूम भरा है और ये लिक्विड है। मैंने T टेम्परेचर तक इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, कैपिटल T तक, तो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी आ गई। उन मॉलिक्यूल्स ने क्या देखा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो आ गई ज़्यादा, तो लिक्विड में ही तेज ज़्यादा स्पीड से घूमने की बजाय हम क्या करते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं। भाई इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इनके पास दो चॉइसेस थी ना। क्या फर्स्ट चॉइस क्या थी कि ये लिक्विड में ही बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से घूमने लग जाते, इनको क्या ज़रूरत थी उड़ने की। बट इन्होंने क्या, हर नेचर की टेंडेंसी है कि चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहती हैं, राइट? तो इन्होंने देखा यार यहाँ पे तो कंसंट्रेशन है लिक्विड की, ऊपर बिल्कुल ही खाली है, चलो हम यहाँ पे जाके इस खाली जगह को भरें, इस लो कंसंट्रेशन एरिया को भरें। देखो काइनेटिक मॉलिक्यूल्स के पास दो चॉइस थी। जिन मॉलिक्यूल्स के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी आ चुकी थी वो क्या कर सकते थे, वो तो या तो लिक्विड में ही रह के ही ज़्यादा तेज मोशन कर सकते थे, दूसरे लिक्विड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से चल लेते, कुछ जा रहा था उनका नहीं। बट उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि नेचर की टेंडेंसी है कि नेचर वहीं जाना चाहती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहती है। इन मॉलिक्यूल्स ने देखा कि हमारी यहाँ पे तो हमारे जैसे और भी बहुत मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी यहाँ इतनी वैल्यू नहीं करेगा कोई, बट हम अगर ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे तो लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कुछ कंसंट्रेशन नहीं है, तो हम इवेपोरेट हो जाते हैं, ताकि हम यहाँ जाएं और एक टाइम ऐसा अचीव कर ले जब ये वाला प्रेशर और यहाँ से लगने वाला प्रेशर सेम हो जाए, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, ऐसा क्यों? जब इवेपोरेशन होती है तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, वो क्या करते हैं, वो उड़ जाते हैं। मान लो इनके पास 2 जूल एनर्जी आ गई, इसके पास भी 2 जूल एनर्जी, इसके पास भी 2 जूल एनर्जी, इसके पास भी 2 जूल एनर्जी है। एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ, फिर बनाती हूँ। मैं ये रीज़न बता रही हूँ कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, उसका एक रीज़न है वैलिड। ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने टेम्परेचर जब कैपिटल T तक बढ़ाया तो मैंने क्या देखा कि इन मॉलिक्यूल्स के पास 2-2 जूल एनर्जी आ गई, और वो 2 जूल इनफ एनर्जी थी कि ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये क्या करे, अभी लिक्विड के पास टोटल एनर्जी मान लो 16 जूल है, 8 जूल तो इन सब के कारण, और बाकी की 8 जूल बाकी जो लिक्विड प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल्स मैंने नहीं बनाए उनकी वजह से। देखो 2 4 ज़ा 8, तो 8 जूल तो इन 4 मॉलिक्यूल्स के कारण, और बाकी के 8 जूल, 8 + 8 ही तो 16 बनाएंगे, तो बाकी के 8 जूल बाकी बचे हुए लिक्विड मॉलिक्यूल्स के कारण है। जो कुछ किसी के पास 1 जूल होगी, किसी के पास 1.5 जूल होगी, तो उन मॉलिक्यूल्स को मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रही। तो ऐसे करके लिक्विड के अंदर टोटल एनर्जी इस टाइम 16 जूल है। अब हुआ क्या, इवेपोरेशन हुई तो ये वाले पार्टिकल्स इधर से उड़ गए, इवेपोरेट हो गए। तो हुआ क्या अब कि इस लिक्विड में से
जो 4 मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास 2 जूल 2 जूल 2 जूल 2 जूल थी वो तो उड़ गए। इसके पास पहले टोटल 16 जूल थी, अब इनके पास 8 जूल तो इसमें से उड़ गया, तो बचा कितना 8 जूल। और मैंने आपको बताया है केटीजी के अंदर कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये सिर्फ गैसेस के लिए नहीं, लिक्विड के लिए भी वैलिड है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मान लीजिए 16 जूल पे कैपिटल टी टेम्परेचर था इस लिक्विड का। जब इस लिक्विड का एनर्जी 8 जूल हुई तो इट मीन्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहले 16 जूल था तो टेम्परेचर टी था, अब 8 जूल हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ होगा, कम। क्यों? क्योंकि एनर्जी लिक्विड की कम हुई है तो टेम्परेचर भी कम हुआ है। टेम्परेचर का कम होने का मतलब क्या होता है, कूलिंग होना। टेम्परेचर का कम होना मतलब कूलिंग होना। तो इट मीन्स इट शोज कि जब इवेपोरेट होते हैं तो हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेसिंग मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाते हैं, जिससे टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होती है तो एनर्जी कम हुई तो इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ लिक्विड भी कम हुआ। इट मीन्स लिक्विड क्या हो गया, कूल। दस इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। अब क्या वेपर प्रेशर जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अब हम वो पढ़ लेते हैं। तो वेपर प्रेशर एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। ओके, जिस भी लिक्विड का ए, स्मॉल ए मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा होगा उनका वेपर प्रेशर कम होगा। मान लो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने आपस में अपने आप को बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वो लिक्विड पार्टिकल को बिछड़ने क्यों देगा, वेपर में कन्वर्ट होने क्यों देगा, क्योंकि उसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ही बहुत ज़्यादा है, तो वो आपस में एक दूसरे को अलग नहीं होने देते। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में इतनी ईजिली कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसलिए इतना ज़्यादा वेपर प्रेशर अचीव नहीं हो पाता, राइट। तो मान लीजिए मुझे वेपर प्रेशर अचीव करना है कुछ एक्स, मुझे एक्स जो है एक्स वैल्यू है वेपर प्रेशर की वो अचीव करनी है, और मुझे दो लिक्विड्स दे रखे हैं जिनका A1 और A2 सेम है, नहीं A1 और A2 अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स है, और कह रखा है कि A1 इज ग्रेटर देन A2, मतलब जो फर्स्ट लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड लिक्विड। और मुझे कहा है कि मुझे इन दोनों ही लिक्विड्स का वेपर प्रेशर x अचीव करवाना है। तो मुझे ये बताओ कि मुझे किसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा सेम वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए। तो ये याद रखिए कि जिसका भी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है इट मीन्स हमें उसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा सेम वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए। सेम नंबर ऑफ वेपर्स बनवाने के लिए हमें जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, मान लीजिए जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन है उसको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो अट्रैक्शन टूट जाए उनके बीच में। और एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं, टेम्परेचर की फॉर्म में, तो हमें ज़्यादा एनर्जी T1 को देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो हम टेम्परेचर T1 को प्रोवाइड करेंगे वो उससे कम टेम्परेचर हम T2 को प्रोवाइड, मतलब सेकेंड लिक्विड को हम कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे सेम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए एज कम्पेयर टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड टू लिक्विड 1, क्योंकि हमें लिक्विड 1 में अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ लिक्विड हो गया। इस पे कुछ दो ग्राफ्स हैं वो आप देख लीजिए, एक ग्राफ तो एनसीईआरटी में, एक ग्राफ मैं बाहर से बता रही हूँ। और इसमें मैंने जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस पे, वीक फोर्सेस इन नेचर पे वीडियो बनाई है वो बहुत काम आएगी अब आपको, देखिए कैसे। उससे पहले एक बात बतानी थी, मैंने आपको
जब ये बताया था कि वॉन्डर वॉल फोर्सेस अगर मैं काउंट देख रही हूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये मैंने लिखवाया था। और अगर कैटायन है तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होना चाहिए तो ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स या वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन आएगा, और लार्ज साइज ऑफ एनायन होना चाहिए। और इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल ऐसे करके दिया था कि हीना नीना और तो ये बोला था क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो वॉन्डर वॉल फोर्सेस भी इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप। पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए साइज से भी ज़्यादा मायने रखता है मास, मोलर मास। जिसका भी मोलर मास ज़्यादा होता है ना, अगर मैं बोलूँ साइज और मोलर मास के लिए डोमिनेंट फैक्टर क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, तो वो मोलर मास होगा। ठीक है, मोलर मास विल बी अ डोमिनेटिंग फैक्टर। मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल्स हैं A1 एंड 2, इसमें से साइज तो 1 का ज़्यादा है ड्यू टू सम रीज़न, बट मोलर मास 2 का ज़्यादा है। तो बताइए वॉन्डर वॉल फोर्स 1 के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा लगेगा कि 2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में। 2 और 1 मैंने सिंपल मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख दिए कि फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल के बीच, इसको फर्स्ट सेकंड लिखिए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि मोलर मास इज़ अ मोर डोमिनेटिंग फैक्टर बेसिकली। तो इसमें आप बोलेंगे कि सेकंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, साइज़ थोड़ा हम नेग्लेक्ट करते हैं मोलर मास के सामने, हालांकि हम साइज़ को भी मानते हैं। ज़्यादातर आंसर साइज़ के बेसिस पे आते हैं, जैसे मैंने H2 और हीलियम का एग्जाम्पल दिया था। अब मैं बात करूँ तो ये एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों है अभी समझते हैं। देखिए साइज़ के बेसिस पे तो एक्सप्लेन हो पा रहा है कि H2 का मॉलिक्यूल का साइज़ हीलियम के एटम के साइज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो साइज़ H2 का ज़्यादा होने की वजह से वॉन्डर वॉल फोर्स क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। बट अगर मैं मोलर मास देखूँ तो इसका मोलर मास है 2U और इसका मोलर मास है 4U। तो अगर मैं मोलर मास के फॉर्म में देखूँ तो हीलियम के बीच में वॉन्डर वॉल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, और मैं 2 मिनट पहले यही कह रही हूँ कि मोलर मास डोमिनेटिंग होना चाहिए। तो आंसर तो हीलियम आना चाहिए, बट आंसर स्टिल हाइड्रोजन रहता है। तभी मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्शन वर्ड लिखवा रही हूँ कि हालांकि साइज़ और मोलर मास में मोलर मास ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बट इस केस में हम साइज़ को डोमिनेटिंग मानते हैं। मोलर मास तो वरना इसका ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा वॉन्डर वॉल लगना चाहिए, बट लगता इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसमें हम साइज़ को ज़्यादा डोमिनेंट मानते हैं। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में हम मोलर मास को डोमिनेंट मानते हैं अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में वॉन्डर वॉल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर आंसर्स आप मोलर मास को देख के दीजिएगा, साइज़ को देख के मत दीजिएगा फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। हालांकि कैटायन एंड आयन में आप साइज़ ही देखिएगा। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके पास 2 चीज़ें हैं। इधर मैं वेपर प्रेशर बना रही हूँ और इधर बन रहा है आपका टेम्परेचर। ये वाली चीज़ जो है ये आपकी डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट है आपके पास एसीटोन। नेक्स्ट है आपके पास बेंजीन। देन है आपके पास C2H5OH। देन है आपके पास वाटर, और देन है आपके पास एसिटिक एसिड CH3COOH। राइट, तो देखिए अगर मैं टेम्परेचर सेम रख रही हूँ, मतलब देखिए सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू किसकी है, डाईमिथाइल ईथर की,
और ऐसे डाउन नीचे जाते जाते वेपर प्रेशर की वैल्यू घटती जा रही है। मैंने क्या बताया था, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, राइट। मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है, किसका, CH3COOH का, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो अगर मैं ए वैल्यू को एक्सप्लेन, अगर मैं वेपर प्रेशर का ऑर्डर लिखूं तो वो तो इसका सबसे ज़्यादा है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबसे कम वेपर प्रेशर इसका है क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे नीचे है। बट यही मैं ऑर्डर लिखूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और सबसे कम डाइमिथाइल ईथर में अट्रैक्शन है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ए अट्रैक्शन स्टैंड फॉर वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन, कि जितनी ज़्यादा वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन होगी उतना कम वेपर प्रेशर होगा। खुद सोचिए ना, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अपने आप को अट्रैक्ट करके रखेंगे वो उतना कम अलाउ करेंगे साथ ही मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट होने देना, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं छोड़ना चाहते अपने साथी मॉलिक्यूल को, तभी वो उसको वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। दैट मीन्स CH3COOH में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, then H2O, then C2H5OH, then C6H6, then C, and then ये वॉन्डरवॉल फोर्स की वैल्यू है। अब आप ये याद रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, तो आप ये याद रखिए कि एसिड्स में जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देन वाटर में होती है, देन इथेनॉल में होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों में है, इसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, और इसमें वाटर से भी कम होती है। ये इसका रीज़न आपको केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ाऊँगी तब आपको मैं दे दूँगी, अभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं ये बताने लगी रीज़न कि स्ट्रेंथ भी देखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी देखते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी देखते हैं, तो उसके बेसिस पे ये ऑर्डर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर इसमें, फिर इसमें, तो वो पूरा फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से पढ़ाना पड़ेगा। अभी जस्ट आप याद कर लीजिए कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, इसी वजह से इनका जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो कम है और ए की वैल्यू इनकी ज़्यादा है। अब आते हैं हम इन तीन मॉलिक्यूल्स में। ये तीनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, तो मान लीजिए मैंने C6H6 लिया, तो इनके बीच में लगने वाला वॉन्डरवॉल फोर्स कौन सा होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। क्यों, क्योंकि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगता है फोर्स उसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्स। इसी का दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। लंडन डिस्पर्जन फोर्स तब लगता है जब दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपस में नॉन पोलर हो। तो मैंने बताया था कि वॉन्डरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, राइट। तो इसका सिमिलरली ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, तो लास्ट के तीनों मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्जन फोर्स लगेगा। और ये बात ऑब्वियस होनी चाहिए कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स की वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फोर्स से कहीं ज़्यादा गुना कम होती है। लंडन डिस्पर्जन फोर्स इज द वीकेस्ट नेचुरल फोर्स, ठीक है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसीडर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स अमंग वीक फोर्सेस, ठीक है। तो इसीलिए हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केसेस को आगे रख दिया और फिर उनमें आपस में हम ये देख रहे हैं कि इनमें इसमें कौन सा है, तो वो तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे क्लियर हो ही जाएगा। इन तीनों में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, इसलिए हमने इन तीनों को लास्ट में रख दिया। अब इनमें से भी कौन से आगे आएगा वो डिसाइड कर लेगा मोलर मास। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया, जब वॉन्डरवॉल फोर्स हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए चेक करना होता है तो हम मोलर मास के थ्रू चेक करते हैं। तो देखिए C6H6 12 होता है, 12 इंटू 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू 13, 78, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो 3 36 प्लस 16 प्लस 6, तो 36 प्लस 32 क्या हो गया
68। तो इसका हो गया 68, इसका हो गया 78 और इसका देख लो 46। तो सबसे ज़्यादा मास 78 वाला है, फिर इसका 68 है और इसका 46 है मोलर मास। तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा मोलर मास उतना ज़्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी इसकी वैल्यू वॉन्डरवॉल फोर्स की ज़्यादा है, फिर इसकी। तो इसलिए इसमें हमने सबसे पहले इसको रखा, फिर इसको। इसमें हमने सबसे पहले एसिटिक एसिड को क्यों रखा, वो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी एक्सप्लेन करूँगी मैं जब, तब आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगी, नहीं तो मुझे अभी पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझानी पड़ेगी। तो इसीलिए ये वाला ग्राफ ऑब्टेन हुआ है। अब नेक्स्ट भी जो एनसीईआरटी ने ग्राफ बनाया है वो भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी जो ग्राफ बनाते हैं वो भी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ही है। इस ग्राफ में वो क्या क्या लेती है वो देखते हैं। CH3COH एसिटिक एसिड लेती है, पानी लेती है, डाइमिथाइल ईथर लेती है, मतलब COC लेती है, और CCl4 लेती है। तो ये तो मैंने बताया ही, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसीलिए इनका वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो CH3COOH में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब नेक्स्ट ऑर्डर है CCl4 एंड देन COC। देखिए ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इट मीन्स इन दोनों में लंडन डिस्पर्जन फोर्स लग रहा होगा। मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को तो पहले लिख लिया, लंडन वालों को बाद में लिख लिया। अब हमें पता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, तो इनका हम मोलर मास चेक करेंगे, जिसका मोलर मास ज़्यादा आएगा उसकी ज़्यादा वैल्यू ऑफ ए होगी। तो चेक कर लीजिए, इसका मोलर मास ज़्यादा आता है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप साइज़ को कैसे कंपेयर करेंगे। इसमें मोलर मास को कंपेयर करके आंसर देना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ईजी हो गया है, तो इसीलिए हमने मोलर मास को ज़्यादा डोमिनेंट बोल दिया मैंने। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ लिक्विड ऑन वेपर प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये गैसेस के नहीं, लिक्विड के लिए भी वेरीफाई है, वैलिड है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आती है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो इट मीन्स वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रिलेशन भी आता है। वो रिलेशन है ये, मान लीजिए मुझे P1 का वेपर प्रेशर पता है और मुझे P2 निकालना है। मुझे कहा है कि T1 इतना है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और T2 तक मैं लेके गई, तो बताओ मुझे वेपर प्रेशर कितना मिलेगा। मतलब मुझे P1 गिवन है, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, मुझे T1 गिवन है, मुझे T2 गिवन है। मुझे क्या कहा गया है कि मेरे पास T1 टेम्परेचर पे P1 वेपर प्रेशर था, मैंने T1 को बढ़ाया अप टू T2, और अब बताओ मुझे T2 पे कितना वेपर प्रेशर मिलेगा। तो वो इस इक्वेशन से आप P2 निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं क्लॉजियस क्लेपेरियन इक्वेशन। जो आपको टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन देती है। वन मिनट।
अब हम बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। मैंने 2 मिनट पहले आपको थोड़ी देर पहले ये लिखवाया था कि हम वेपर प्रेशर जब डिस्कस करते हैं तो वो हम कभी भी किस में डिस्कस नहीं करते, क्लोज्ड वेसल में। और मैंने एक ये पॉइंट भी बताया था, हालांकि कई बच्चों ने उस पॉइंट को ध्यान से शायद ना सुना हो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में बताया वो पॉइंट। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो ये है कि ये मेरा लिक्विड है, मैंने इस लिक्विड का टेम्परेचर कैपिटल टी तक बढ़ाया तो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी आ गई कि वो इस लिक्विड को छोड़ के ऊपर चले जाएं। वो ऊपर जाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ऊपर वैक्यूम है और वो चाहते हैं कि ऊपर वाली जगह खाली ना रहे, कोई उसमें जाके भर दे, क्योंकि नेचर का नियम है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। यहाँ पे सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे सब्सटेंस ही नहीं है, यहाँ तो ज़ीरो कंसंट्रेशन है। तो इसीलिए वो लिक्विड में ही ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से घूमने की बजाय वो अपनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को किस में यूज़ करते हैं, वेपर में जाने के लिए यूज़ करते हैं। उनके पास ये चांस भी था कि वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से यहीं बहुत तेज़ी से घूमते रहें, क्या ज़रूरत है उन्हें ऊपर जाने की, पर वो यहाँ ऊपर क्यों जाते, क्योंकि ऊपर उन्हें वैक्यूम दिख रहा होता है। ये कंडीशन याद रखिए, अगर उनको ऊपर वैक्यूम ना दिखे और उनको ये लगे कि ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वो ऊपर कभी नहीं जाएंगे। वो ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि जो लिक्विड है उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है बट ऊपर का प्रेशर नहीं बढ़ रहा, तो वो क्या चाहते हैं कि ऊपर का प्रेशर भी बढ़े, ऊपर भी कोई प्रेशर लगे ताकि ये लिक्विड ऊपर ना उठने लग जाए, ये लिक्विड स्टेबल रहे, अपनी जगह पे रहे, तो इसलिए ये ऊपर जाते हैं। बट अगर उनको ये दिखे कि ऊपर इनफ प्रेशर है तो वो चाहे उनके पास फिर कितनी भी काइनेटिक एनर्जी आ जाए वो ऊपर नहीं जाएंगे। वो ऊपर सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि ऊपर वैक्यूम है, और वैक्यूम को भरने के लिए क्योंकि ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा, एयर प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि मैंने इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया है, तो वो क्या सोचते हैं कि ऊपर हमें जाना पड़ेगा ताकि हम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकें। ये नहीं कि सारा प्रेशर इस लिक्विड में ही आ जाए, ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए ताकि ये लिक्विड घमंडी ना हो कि मेरे पास ही सारा प्रेशर आ गया, तभी वो जाते हैं। नहीं तो वो वाटर के अंदर ही हायर काइनेटिक एनर्जी से मूव करते रहते हैं। वो इस अपनी हायर काइनेटिक एनर्जी को ऊपर जाने में यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि वो ऊपर जाके प्रेशर एक्सर्ट कर सके, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर सके ओवर द लिक्विड सरफेस, ताकि इक्विलिब्रियम हर जगह मेंटेन रहे। इक्विलिब्रियम ही नेचर का नियम है। सिमिलरली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ज़्यादा ही नेचर का नियम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना ही नेचर का नियम है। अब हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। अब मैं बताऊंगी ये 2 मिनट, ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ 2 मिनट तक अभी यूज़ होगी आपके सामने। हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया और वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक टाइम जब ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया है। तो इसको वर्डिंग्स में लिख देते हैं कि जब हमने लिक्विड को हीट करना शुरू किया तो वेपर्स बन रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा तो वो जो टेम्परेचर होगा जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू लेती हूँ 1 बार। मान लीजिए मेरा वेपर प्रेशर जब 1 बार के इक्वल होगा तो वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर मेरा 1 बार हुआ है उसको मैं कहूँगी स्टैंडर्ड बॉइलिंग प्रेशर। और जब मेरा वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा तब जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे मेरा वेपर प्रेशर 1 atm हुआ है उसको मैं कहूँगी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिसमें मेरा वेपर प्रेशर 1 बार के इक्वल हुआ होगा उसको मैं कहूँगी स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। एक बात आपने और याद रखनी है कि जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा
उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये चीज़ याद रखिए कि मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर 10 पास्कल है। अभी मेरा वेपर प्रेशर है 1 atm, 1 पास्कल। एक्सटर्नल प्रेशर है 10 पास्कल। तो मैंने हीट किया, तो मुझे क्या मिला कि मैं जब मैंने 50 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड को हीट कर लिया, तो जो वेपर प्रेशर हुआ वो 1 से बढ़ते 10 पास्कल हो गया। तो मुझे पता चल गया अब ये 10 पास्कल हो चुका है किस टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने उसको क्या कह दिया, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए बाहर का प्रेशर जो है वो 10 ना होके 12 पास्कल होता, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पे तो सिर्फ 10 पास्कल वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो मतलब मुझे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये 10 से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ के 12। मतलब जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, पहले 10 था तो 50 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था, अब मैंने 12 एक्सटर्नल प्रेशर कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 55 हो गया। दैट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कि जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार होगा और मुझे अपना वेपर प्रेशर 1 बार लाना होगा, तो जिस टेम्परेचर पे मेरा वेपर प्रेशर 1 बार हो जाएगा उसको मैं कहूँगी स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे मेरा वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा उसको मैं कहूँगी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने आपको अपनी एक लेक्चर में बताया था कि 1 atm इज इक्वल टू 101,325,1.01 बार। और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ATM जो यूनिट होती है वो बार की यूनिट से ज़्यादा होती है। दैट मीन्स 1 ATM और 1 बार में कौन बड़ा है, 1 ATM। जैसे 1 kg और 1 ग्राम में 1 kg बड़ा है, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ATM और बार में 1 ATM ज़्यादा बड़ा होता है। अगर 1 ATM ज़्यादा बड़ा है दैट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। कब, जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू वाटर के लिए आती है 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू वाटर के लिए आती है 99.6 डिग्री सेल्सियस। रीज़न यही है कि 1 ATM इज़ ग्रेटर देन 1 बार, और क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, तो जितना ज़्यादा अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तभी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 100 है और स्टैंडर्ड वाले की 99.6 है। नॉर्मल वाले की स्टैंडर्ड वाले से ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि 1 ATM 1 बार से ज़्यादा होता है। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1 ATM 1 बार से ज़्यादा मैं क्यों कह रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि हम बॉइलिंग ना हमेशा ओपन वेसल में करेंगे। ओपन वेसल में क्यों करेंगे, रीज़न देखिए। ये मेरे पास ओपन वेसल है, ये मेरे पास वाटर है, ये मेरे पास एटमॉस्फेयर है पूरा। तो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया, 1 ATM हो गया। अब मुझे वाटर को इतना हीट करना है कि वेपर प्रेशर जो हो जाए वो 1 ATM के बराबर हो जाए, तभी बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा। मैंने हीट किया। अब एक सिनेरियो सुनिए। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 ATM। जब मैं हीट करूँगी तो कुछ पानी इवेपोरेट होगा, कुछ पानी क्या होगा, इवेपोरेट। इट मीन्स लिक्विड का वॉल्यूम तो कम होता जाएगा क्योंकि कुछ पानी इवेपोरेट हो रहा है, और जो बाहर वाली एयर है उसमें वेपर्स ऐड होते जा रहे हैं। अब मान लीजिए वेपर्स ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स बाहर जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ध्यान से सुनिए दोबारा से। एक्सटर्नल प्रेशर था 1 ATM, अभी मैंने लिक्विड को हीट करना शुरू किया। बिफोर अचीविंग बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, इवेपोरेशन तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का कम होना और लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना।
यही होता है इवेपोरेशन का मतलब। तो क्या हो रहा है, लिक्विड का वॉल्यूम तो कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड वेपर बन के ऊपर जा रहा है। अब ये वेपर बन रहे हैं, इट मीन्स वेपर बन रहे हैं, इनका भी कुछ अपना प्रेशर होगा, जो ये वेपर्स बन रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो एक्सटर्नल बाहर वाला जो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर लगा रहे हैं, उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन देंगे। मतलब ये बाहर वाले प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि जैसे ही वेपर और ऐड होंगे एटमॉस्फेयर में तो वो भी तो अपना खुद का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वो लिक्विड की सरफेस पे, मान लीजिए अभी तक तो ये लिक्विड की सरफेस है और एटमॉस्फेयर ऐसे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब जैसे ही वेपर्स बने तो ये भी तो जब इस लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये भी तो बाहर वाले प्रेशर को, बाहर वाला प्रेशर क्या होता है, जितना भी प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे लग रहा है उसको हम कहते हैं बाहर वाला प्रेशर। लिक्विड इवेपोरेट हुआ थोड़ा सा, उसने वेपर्स बनाए, तो ये वाले वेपर्स भी तो जब इस कॉन्स्टेंटली मूविंग है वेपर्स, तो जब ये लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे तो ये अपना भी तो प्रेशर लगाएंगे। तो अब ओवरऑल जो प्रेशर लिक्विड पे लग रहा है वो 1 atm तो लग ही रहा है, प्लस P भी लग रहा है, वेयर P इज प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू मॉलिक्यूल्स विच वर इवेपोरेटेड। बट ये P इतना नेग्लिजिबल होता है क्योंकि ओपन वेसल है। ओपन वेसल में वेपर्स जरूरी नहीं है कि यहीं टिके। ओपन वेसल है, वेपर यहाँ उड़ के चला जाएगा, यहाँ उड़ के चला जाएगा, यहाँ उड़ के चला जाएगा, कहीं दूर दूर उड़ के चले जाएंगे। तो हम मानते क्या हैं, ये एजम्पशन लेते हैं कि ये, मान लीजिए पहले क्या था, सिर्फ एटमॉस्फेयर का ये वाला प्रेशर लग रहा था, कुछ समय बाद जब वेपर इवेपोरेट हुआ तो कुछ वेपर्स बने होंगे, तो वो वेपर्स भी इस पे प्रेशर अप्लाई कर सकते थे जब इस लिक्विड से टकराएं, क्योंकि वेपर्स तो कहीं भी मूव करते हैं, तो वो हो सकता है लिक्विड की सरफेस से टकराएं। बट हम क्या मानते हैं कि जब ओपन वेसल है तो लिक्विड जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की सरफेस से टकराने की बजाय उनको ये पूरा दुनिया जहाँ दिख रहा है वो इसी पे क्यों टकराएंगे, वो आगे उड़ेंगे ना, अपनी आज़ादी जिएंगे, उड़ेंगे हवा में। तो वो हम क्या मानते हैं कि ये वाला प्रेशर जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि वेपर्स आपस में दूर दूर उड़ जाते हैं, वो यहीं नहीं टिके रहते। तो हम क्या मानते हैं कि ये एक्सटर्नल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता जब हम ओपन वेसल को कंसीडर करते हैं। अब यही मैं बात लूँ तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm का 1 atm ही रहता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर जो होगा वो इतना हो जाएगा कि वो 1 atm हो जाए, और तो हम कहेंगे कि वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया है। अब जो क्लोज्ड वेसल का ड्रॉबैक है वो ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि इसमें जो इंक्रीज होता है उसको हम मानते ही नहीं। हम क्या मान लेते हैं, वेपर बने और उड़ गए दूर दूर, वो लिक्विड की सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर उनके पास इतना और स्पेस है, पूरा ओपन वेसल है, ऊपर उड़ेंगे, वो नीचे क्यों टकराएंगे बार बार जब उनके पास ऊपर वाली एनर्जी है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो एक टाइम आएगा तो इसमें भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा इसमें, टाइम के साथ, कि एक्सटर्नल प्रेशर तो क्या है, ओपन वेसल में कांस्टेंट है, और धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और एक ऐसा टाइम अचीव हो जाएगा जब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जो है वो सेम हो जाएंगे, और इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बट क्लोज वेसल में क्या प्रॉब्लम आती है वो सुनिए। एक्चुअली क्लोज्ड वेसल में क्या होता है, ये लिक्विड है, अभी क्लोज्ड वेसल है, यहाँ पे एयर भरी हुई है। तो अभी अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ ना, आप उसको ध्यान से समझिए। हाँ, एक ओपन वेसल में एक और चीज़ होती है, वो भी सुन लीजिए। ये मान लीजिए ओपन वेसल है, इसमें मैं लिक्विड को हीट कर रही हूँ।
आपको पता है जैसे ही किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने हैं। अभी एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 atm ओपन वेसल में। जैसे ही मैं हीट करूँगी तो लिक्विड तो हीट होगा ही, बट एक्चुअल में ये वाली जो एयर है ये भी हीट होनी चाहिए जो इसके आसपास है इस। बट होता क्या है, जैसे ही ऊपर वाली एयर हीट होती है, हमें पता है हॉट एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर कम्स डाउन। तो जैसे ये हॉट एयर जैसे ये वाली एयर हीट होती है तो हम ये मानते कि ये हीट अप एयर उड़ गई है। हम ये नहीं कहते कि ये हीट अप हो गई है, हीट अप होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो अब वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। हम ये रीज़न देने की बजाय हम क्या कहते हैं जो ज़्यादा वैलिड है कि जैसे ही हीट अप होगी एयर तो इसके पास पूरा सराउंडिंग है, ये हीट अप एयर उड़ जाएगी और कूल्ड एयर वापस आ जाएगी और एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm ही मेंटेन रहेगा। मतलब ओपन वेसल में एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज नहीं आता, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो अगर इस हीटअप होने की, इस हीटिंग की वजह से चाहे ऊपर वाली एयर भी थोड़ी सी गर्म हो तो वो गर्म रहती नहीं। हम क्या कह सकते थे, हम देखो ओपन वेसल में 2 रीज़न दे सकते थे। ओपन वेसल में 2 चीज़ें हैं, एक तो मान लीजिए ये ओपन वेसल है, ये लेयर है, एक तो कि अभी इस पे 1 atm लग रहा है। जैसे ही वेपर्स बने तो वेपर्स बने, ये वेपर बना, हो सकता है ये ऊपर उड़ जाए, हो सकता है ये यहाँ पे इससे टकरा भी तो सकता है क्योंकि वेपर्स का तो रैंडम मूवमेंट होता है। तो हम क्या मान सकते थे कि 1 atm तो लग ही रहा है, बट वेपर बनने के बाद कुछ प्रेशर वेपर भी लगा सकते हैं। बट हम क्या मानते हैं कि वेपर यहाँ प्रेशर लगाने की बजाय उनको पूरी दुनिया दिख रही है तो वो यहाँ रहने की बजाय क्या करेंगे, सीधा उड़ जाएंगे ऊपर। तो बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब दूसरा रीजन क्या था, दूसरा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जैसे ही मैं हीट करूँगी तो ऊपर वाली एयर भी तो हो सकता है हीट हो। तो ये नहीं कि ऊपर वाली एयर हीट होगी तो हीट होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और अब वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। हम ये एजम्पशन ना मानने की बजाय हम क्या कहते हैं कि हॉट एयर जो होगी वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाने की बजाय वो राइज अप हो जाएगी क्योंकि उसके पास पूरी सराउंडिंग है मूव करने के लिए, और जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाएगी ताकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहे, 1 atm का 1 atm ही रहे। दोनों रीजंस की वजह से, वेपर बनने की वजह से और एयर के हीट होने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर ओपन वेसल में चेंज नहीं होता। तो अगर मैं ओपन वेसल के लिए बनाऊं तो ग्राफ क्या रहता है, ये एक्सटर्नल प्रेशर रहता है और ये वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड रहता है और ये वाला क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्लोज्ड की बात सुन लेते हैं। क्लोज में क्या होता है, जैसे हमने हीट किया, वेपर्स बने। अब वेपर्स के पास जगह तो है नहीं कि वो ऊपर कहीं उड़ जाए सराउंडिंग में, उनके पास यही 4 दीवारी है। तो वो क्या करेंगे, वेपर्स बनेंगे। पहले तो इसकी लेयर पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, अब वेपर्स भी अपना प्रेशर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वेपर्स के पास ऊपर उड़ जाने की जगह तो ख़त्म हो गई। तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर में 1 atm था पहले, अब कुछ क्या आएगा, राइज आएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर्स ज़्यादा बनते जाएंगे, ज़्यादा वेपर्स बनते जाएंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता जाएगा, तो इसके साथ पी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे पी की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ओपन में क्या होता है, क्लोज्ड में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ता है और वेपर प्रेशर तो बढ़ ही रहा है। तो कभी भी एक ऐसा पॉइंट अचीव नहीं हो पाता जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर आपस में क्या करें, कोइंसाइड करें। अगर ये कोइंसाइड करेंगे तभी तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहेंगे। अब होता क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है 1 atm प्लस जो वेपर बने हैं वो भी ऊपर हवा में नहीं उड़ पा रहे क्योंकि वो ऊपर से क्या है, ढके हुए हैं, तो वो अपना सारा प्रेशर इसी पे लगाएंगे, तो ये भी प्रेशर बढ़ रहा है। जो भी वो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं,
तो एक्सटर्नल प्रेशर इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 1 atm प्लस वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, राइट। तो होता क्या है, क्योंकि टाइम के साथ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब एक्सटर्नल, पहले मान लो 1 atm प्लस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 20 पे वेपर प्रेशर 2 atm था, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 30 पे वेपर प्रेशर 6 atm हो गया। तो पहले एक्सटर्नल कितना था 3 और अब क्या हो गया 1 + 6 7। तो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर भी कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट अचीव नहीं हो पा रहा जहाँ पे ओपन की तरह ये दोनों कॉन्साइड कर जाए। तो इसीलिए कॉन्साइड कर नहीं रहे, तो क्लोज्ड वेसल में बॉइलिंग हो नहीं पाती। ये पॉइंट हो सकता है क्लियर ना हो, अगर क्लियर ना हो कमेंट्स में बताएं, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो होती है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी which has to be given to 1 mole, which has to be given to 1 mole of liquid। ये LiQ डॉट जो है वो लिक्विड है, टू कन्वर्ट टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। B डॉट P क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज़ टू बी गिवन टू 1 मोल ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट टू वेपर, लिख लो यहाँ पे गैस की बजाय, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बस छोटी सी डेफिनेशन है, लिखवानी थी बस। अब आपको 2 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। वन मिनट। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट क्योंकि इस कंसेप्ट में ज़्यादा चीज़ें हैं तो मुझे बतानी ही हैं। जल्दी से लिखेंगे अब। एक है गुल्डबर्ग्स रूल, ये सीधा लिखने वाली चीज़ें हैं, इनको आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना, और ये अगर याद ना भी रहें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही हैं। गुल्डबर्ग रूल क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ गिवन लिक्विड। सिंपल। एक आता है ट्रॉटन्स रूल, ये कहता है वेपर हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू 21। और ये किसके लिए वैलिड है, फॉर लिक्विड्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। जिन लिक्विड्स का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके लिए ट्रॉटन्स रूल एप्लीकेबल होता है। वो क्या बताता है कि डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 21, और गुल्डबर्ग रूल कहता है कि TB बॉइलिंग टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। और हाँ, इसमें जो डेल्टा ये होता है ये कैलोरी में रखना होता है, और ये वाला जो होता है वो आपको केल्विन में रखना होता है।
अब आते हैं हम हाई एल्टीट्यूड्स पे कुकिंग वाली बात। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कुकिंग कंसीडर करेंगे उसमें आपको टेम्परेचर देखने की बजाय एनर्जी देखनी है। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी आप कुकिंग वर्ड कनेक्ट करेंगे तो उसको आप टेम्परेचर से नहीं एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे राइस कुक करने हैं, चावल पकाने हैं, तो उसके लिए एक आपको ये नहीं कि मुझे 20 डिग्री सेल्सियस अगर मेरा आ गया तो मेरे चावल पक जाएंगे। नो, आपको क्या मानना है कि अगर मैं इसको 91 जूल, ये मैंने जस्ट लेट किया है, एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर मैं हीट करूंगी और इसको 91 जूल एनर्जी मिल गई हीटिंग, क्योंकि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मुझे जब भी मैं कुकिंग मान रही हूँ तो मुझे उसको एनर्जी से एसोसिएट करना है, ना कि टेम्परेचर से। अगर आपको कह रही हो कि राइस कुक करने हैं आपको और आपको इतने जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो आपने कुकिंग को एनर्जी से कंपेयर करना है, ना कि टेम्परेचर से। मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। सिंपली आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते वक्त हमारा जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होता है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज़। जैसे हम ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज़। जो हम कहते हैं ना 1 ATM इज़ इक्वल टू 101,325 पास, मतलब 1 ATM जो होता है वो हम मानते हैं एट सी लेवल। सी लेवल पे 1 ATM है। जैसे हम ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होता है? कम। इसको आप ऐसे समझिए, इसको याद रखने का एक ज़्यादा अच्छा तरीका है। मान लीजिए माउंटेन है और ये आपका सी लेवल है, यहाँ पूरी एटमॉस्फेयर है, ये इतनी हाइट है H1 और ये हाइट है H2 और डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है ये रो। आपको पता है इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है? ρGH। आप अभी इसको लिक्विड ही मान लीजिए लिक्विड भर रखा है, इसको लिक्विड एज्यूम कर लीजिए। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? ρGH, वेयर H विल बी H1 प्लस H2। और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? ρGH1, क्योंकि इस पे तो सिर्फ ऊपर इतनी हाइट है ना इस पॉइंट पे। तो बताओ ये वाला प्रेशर ज़्यादा हुआ कि ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला। तो एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर क्या होगा? कम, और सी लेवल पे प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। हालांकि ये लिक्विड के लिए है, बट हम चलो मान लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, याद रखने के लिए। तो हाई एल्टीट्यूड्स पे एक्सटर्नल प्रेशर होता है कम, और मैंने बताया था जितना एक्सटर्नल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना कम एक्सटर्नल प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस ना रह के 100 डिग्री से कम रहे। अब आपको एक बॉइलिंग पॉइंट भी बता देते हैं। मान लीजिए मैं 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हुई, मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक गई। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही मैंने अचीव किया तो मेरा वाटर जो है वो स्टीम में बदलना शुरू हो गया। बट जब तक मेरा पूरा वाटर स्टीम में नहीं बदलेगा, क्या वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा? नहीं। या आप बचपन से पढ़ते हैं, 9th क्लास से शुरू हो जाता है ये टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब एक बार वाटर स्टीम में बननी शुरू हुई तो वाटर का टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक वो पूरा स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। राइट? तो चलिए, एक हमें इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, एक इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है और इसको, इन 3 कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो अब हम समझते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे कुकिंग डिफ़िकल्ट और लॉन्गर टाइम क्यों लेती है। तीन कंसेप्ट्स याद रखने हैं कि जब एक बार वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना जस्ट शुरू ही हुआ है, मान लीजिए मेरे पास 2 लीटर पानी है, उसमें से अभी 0.5 लीटर ही स्टीम में बदला है, तो क्या बचा हुआ 1.5 लीटर जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं। वो कब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? जब तक बचा हुआ 1.5 लीटर
स्टीम में नहीं बदल जाता, राइट। तो अगर मैं इससे 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दूं तो वो टेम्परेचर इंक्रीज मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि जो भी टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगी वो किस में यूटिलाइज होगा, वाटर को स्टीम में बदलने में। तो टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे मैं जितनी एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करती रहूं उसे अभी भी। तो मान लीजिए मेरे पास ये मेरा फ्राइंग पैन है और मैंने इसमें चावल उबालने रखे हुए हैं। चावल को उबलने के लिए 91 जूल एनर्जी लगती है। अब चावल को उबालते वक्त हम चावल डालते हैं कढ़ाई में और पानी डालते हैं, जीरा वगैरह डालते हैं और ढक देते हैं। तो होता क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे वाटर जो होता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वाटर जो होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होना जल्दी शुरू हो जाता है। मान लीजिए हाई ऑल्टीट्यूड पे वाटर जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना शुरू हो गया। जो चावलों में मैंने पानी डाला है वो 75 डिग्री पे ही बॉयल होना शुरू हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो अब हुआ क्या, अब बॉयल होना शुरू हुआ। अभी मैं हीट कॉन्टिन्यूसली स्टोव से दे रही हूँ। 75 जैसे ही अचीव हुआ तो जो भी इस चावलों के साथ पानी था वो बॉयल होना शुरू हो गया, और क्योंकि ये ढका हुआ है, अच्छा ठीक है, ये बॉयल होना शुरू हो गया है, ढका हुआ नहीं है, ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब बॉयल होगा होगा होगा। अब ये 75 डिग्री सेल्सियस से 76 डिग्री सेल्सियस कब बनेगा, तब बनेगा जब सारा वाटर स्टीम में बदल चुका होगा, राइट। क्योंकि मैंने बताया टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ता जब तक सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया सारा। इस प्रोसेस को मान लीजिए 10 मिनट लग गए। मैं नीचे से कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर सप्लाई कर रही हूं आपको। सॉरी, हीट सप्लाई कर रही हूँ। जैसे ही 75 अचीव हुआ तो वाटर बॉयल होना शुरू हो गया। वो तब तक 75 से 76 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तब तक नहीं होगा जब सारा वाटर स्टीम में नहीं बदल जाएगा। अब सारा वाटर क्या हुआ, स्टीम में उड़ गया, कन्वर्ट हो गया। अब टेम्परेचर क्या होगा, राइज होना शुरू होगा। पहले 76 होगा, फिर 77 होगा, फिर 78 होगा, फिर 79 होगा, फिर 80 डिग्री सेल्सियस होगा। लेट्स से कि 80 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पे राइस को 91 जूल एनर्जी मिल जाती है, ये मैंने एज्यूम किया है। तो अब मान लीजिए एक तो ये सिनेरियो है, क्या मैंने ज़ीरो से शुरू किया, मैंने बढ़ाया 75 अचीव किया। जब मैंने 75 अचीव किया तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो लिक्विड है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो अभी टाइम ले रहा है। मान लो 10 मिनट उसने ले लिए पूरे लिक्विड ने स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। फिर टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हुआ और एक टेम्परेचर आया 80 डिग्री सेल्सियस। और 80 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पे राइस को इनफ एनर्जी मिल जाती है, उतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो पूरे पक गए। तभी मैंने बोला आप इसको टेम्परेचर से नहीं एनर्जी से एसोसिएट करिए। अब मान लीजिए ये तो है पहाड़ों पे, अब मैं मान लूँ सी लेवल पे। सी लेवल पे क्या कंडीशन है मेरे पास,
मेरा वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो रहा है और मुझे चावलों को पूरी तरह पकाने के लिए सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए। तो मैं 0 से बढ़ी, 1 गई, 2 गई, धीरे धीरे अचीव किया 75। पर यहाँ पे अब 75 पे मुझे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं लगे। क्यों क्यों नहीं लगे? क्योंकि मुझे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा इसीलिए नहीं लगे क्योंकि मेरा अब 75 डिग्री पे बॉईल नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं 75 डिग्री सेल्सियस पर पहुंची, विद इन 1 मिनट मेरा 76 हो गया, फिर धीरे धीरे करते हुए 80 हो गया। तो मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा लिक्विड को वेब स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। और जैसे ही 80 डिग्री सेल्सियस अचीव हुआ तो मेरे राइस को इनफ एनर्जी मिल गई कि वो पूरी तरह पक जाएं। तो यहाँ पे मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं पकाने में, यहाँ पे मुझे कम टाइम लग रहा है पकाने में। तो इसीलिए कहते हैं एट हाई ऑल्टीट्यूड्स कुकिंग इज स्लोअर, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बी कुक्ड। और यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम कह देते हैं यार हमें जब भी जिस भी काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, मान लीजिए कोई चैप्टर है उसको याद करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम क्या कहते हैं चैप्टर तो डिफ़िकल्ट हो गया है इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम क्या कहते हैं कुकिंग इज़ डिफ़िकल्ट एट हाई ऑल्टीट्यूड्स क्योंकि इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बी कुक्ड। तो इसलिए हम क्या कहते थे कुकिंग तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है इसलिए हाई ऑल्टीट्यूड्स पे कुकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मैंने 10 मिनट लेट किया, ये टाइम तो ज़्यादा ही होता होगा, तभी हम कह रहे हैं कुकिंग डिफ़िकल्ट है। अब एक आता है ऑटोक्लेविंग। हम क्या कह देते हैं कि कुकिंग डिफ़िकल्ट है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे। अब हम आते हैं ऑटोक्लेविंग पे। एक्चुअली ऑटोक्लेविंग में होता क्या है, ऑटोक्लेविंग का मतलब होता है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएं जिससे हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो जो स्टीम बनेगी वो हायर टेम्परेचर पे बनेगी, और अगर हायर टेम्परेचर पे स्टीम बनेगी तो उसमें मोर अमाउंट ऑफ हीट होगी, और मोर अमाउंट ऑफ हीट होगी तो वो बैक्टीरिया और वायरसेस को आसानी से मार पाएगी। ये ऑटोक्लेविंग का प्रिंसिपल है। ऑटोक्लेविंग में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने वाटर लिया, एक ऑटोक्लेव मशीन होती है जिसको हम स्टीम स्टेरिलाइज़र भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें स्टीम का यूज़ करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन होता है कोई भी पैथोजन है उसको मार देना। जैसे हम कहते हैं ना थर्मामीटर्स आर स्टेरिलाइज्ड, निडल्स आर स्टेरिलाइज्ड, तो हम स्टीम का यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, ऑटोक्लेविंग टेक्निक के लिए। तो इसलिए ऑटोक्लेव मशीन को स्टीम स्टेरिलाइज़र भी कहा जाता है। तो ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, हम बॉइलिंग किसी भी प्रकार से एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर को हमने बढ़ाया तो मान लीजिए पहले वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था तो अब वो 150 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग टेम्परेचर। अब 150 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा मतलब जब उसकी स्टीम बन रही होगी, वाटर टू स्टीम कन्वर्जन हो रहा होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस पे वो टेम्परेचर क्या होगा 150। अब मान लीजिए एक स्टीम बन रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक बन रही है 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो किस वाली स्टीम में ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी या ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगी? 150 वाली पे, क्योंकि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होने का मतलब है स्टीम में ज़्यादा हीट एनर्जी का होना। तो जितनी ज़्यादा स्टीम जो भी हायर टेम्परेचर पे अगर मैं बनवा रही हूँ तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है। अब वो स्टीम जब उस मशीन में प्रेजेंट बैक्टीरिया या जिस भी चीज़ को हमें स्टेरिलाइज करना है वो हम उस मशीन में डाल देते हैं। अब ज़्यादा हाई एनर्जी वाली हीट जब
जिस भी मान लो मैंने निडल को डाला, जिसको भी मुझे स्टेरलाइज करना है उस कंटेनर को डाला, उस पर बहुत ज़्यादा पैथोजेंस चिपके हुए हैं। मान लो ये सिलेंडर है, इस पर बहुत ज़्यादा पैथोजेंस चिपके हुए हैं और हमें पता है पैथोजेंस जो होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाते। एक टेम्परेचर आता है जब वो मर जाते हैं। तो अगर मान लो मैं 150 वाली स्टीम को इसके ऊपर से पास कराऊं, जिसमें 150 वाली में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है, अब जैसे ये वाले स्टीम के मॉलिक्यूल्स इस पैथोजन से टकराएंगे तो वो अपनी सारी हीट इस पैथोजन को दे देंगे और इस पैथोजन के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन उतनी हीट को टॉलरेट ना कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या जो भी होता है प्रोटीन्स का वो हो जाएगा। प्रोटीन्स टूटे तो बॉडी में कुछ बचा नहीं, तो पैथोजन वैसे ही मर गया। तो हम हायर टेम्परेचर क्यों करते हैं, हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों करते हैं, ताकि हमारी स्टीम के पास इतनी अमाउंट ऑफ हीट आ जाए कि वो कितना भी, चाहे बैक्टीरिया कितना भी हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता हो, हम जितना हाईएस्ट टेम्परेचर बैक्टीरिया टॉलरेट कर सकता है उससे ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट कंटेनिंग स्टीम बनाते हैं, ताकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे सके। जितनी ज़्यादा हीट देगा उतना ज़्यादा उसकी प्रोटीन्स ख़राब होंगे और जितने ज़्यादा प्रोटीन्स ख़राब होंगे उतनी जल्दी वो मर जाएगा और वो जो जिसको भी हमें स्टेरलाइज़ करना है वो स्टेरलाइज़ हो जाएगा। तो इसमें भी हमने इसका यूज़ किया कि एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वाटर 100 पे ना होके 150 पे बॉयल होगा, इसका यूज़ किया। इसीलिए हमने कहा, एक आपकी एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है वेंट, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर ऑन वेंट। वेंट जो होता है वो ऑटोक्लेव मशीन का एक पार्ट होता है, उस पर हम कोई वेट रख देते हैं। मान लो वेंट, मान लो ये चीज़ है, अब मैंने इस पर कोई वेट रख दिया, अब मैंने वेट रख दिया, मान लो कोई भी पत्थर रख दिया, वटेवर जो भी रखते हैं, तो मैं पत्थर ऐसी देसी भाषा में कह रही हूँ। मान लो ये वेंट है, वेंट इज़ अ पार्ट ऑफ या इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोक्लेव मशीन, एक टुकड़ा है ऑटोक्लेव मशीन का, पार्ट है जिसके ऊपर हम वेट रख देते हैं। वेट जैसे ही रखेंगे तो वेट रखने का मतलब क्या होता है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, स्टीम वो वाली स्टीम ऑब्टेन हुई जिसमें मोर अमाउंट ऑफ हीट थी ताकि बैक्टीरिया और वायरसेस आसानी से मर सकें। अच्छा, हम कहते हैं वायरसेस आर ए सेल्यूलर, और हम क्या कहते हैं, वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रूव करो कि वायरस जो है उनमें लिविंग करेक्टर्स भी और नॉन लिविंग भी, तो लिविंग करेक्टर वायरस के पास क्या है कि मान लो पहले मैंने एक वायरस था मेरे हाथ में, मैंने उसको होस्ट में डाला तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा था। मैंने क्या किया, वायरस को ऑटोक्लेव मशीन में डाला और वायरस को ऑटोक्लेव मशीन में डाल के स्टीम वगैरह पास करके फिर वायरस को निकाला और फिर मैंने होस्ट में डाला, तो अब वो होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या है, ऑटोक्लेव मशीन में जाने के बाद बैक्टीरिया या वायरस मर गया। तो इसका मतलब क्या है, वायरस जिंदा होगा, जो चीज़ जिंदा होती है वही तो मरती है, तो वायरसेस ऑटोक्लेविंग से मर जाते हैं। इट प्रूव्स कि वायरस में लिविंग करेक्टर्स होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बायो बता दी बीच में। तो इसी के साथ आपका नहीं, अभी एक डेफिनेशन बची है, क्रिटिकल टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर। मान लीजिए आपके पास क्या है, लिक्विड है, ये इवैक्यूएटेड वेसल है और ये लिक्विड है। अभी लिक्विड की कुछ डेंसिटी होगी D1। जैसे ही हमने हीट किया कुछ वेपर्स बनने शुरू हुए। वेपर्स का बनने का मतलब है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाना। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली थोड़े कम हो गए क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऊपर उड़ गए। तो मान लीजिए अब उसकी डेंसिटी हो गई D2 और अब ऊपर वेपर्स आ गए तो वेपर्स की डेंसिटी होगी समटाइम्स D'। पहले डेंसिटी ऊपर कुछ नहीं थी, जैसे ही थोड़े वेपर्स आए तो कुछ डेंसिटी ऊपर की भी हो गई और इसकी डेंसिटी घट के हो गई D2। फिर थोड़े और वेपर्स बने, इसकी लिक्विड की डेंसिटी घट के हो गई D3 और ऊपर वाले रीजन की डेंसिटी बढ़ के होगी D'। तो होता क्या है कि एक टाइम आता है कि जब ये लिक्विड है, सॉरी ये वेपर है,
डेंसिटी ऑफ वेपर तो बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम आता है कि क्योंकि लिक्विड जो होता है, लिक्विड में से ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रही है तो उसकी डेंसिटी घटती जाती है। तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो एक टाइम आता है जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल हो जाते हैं, सॉरी डेंसिटी ऑफ वेपर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये वेपर है, इक्वल हो जाते हैं। लिक्विड की डेंसिटी घटती जाती है और वेपर की बढ़ती जाती है, और एक टाइम आता है जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस टाइम पे मतलब जो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड की डेंसिटी और वेपर की डेंसिटी सेम होती है उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाती जाती हूँ, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वेपर की डेंसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ हो जाएगी और लिक्विड की डेंसिटी घटते घटते कुछ हो जाएगी, और वो दोनों डेंसिटीज़ आपस में इक्वल होंगी। तो उस वाले टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन होगी इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। बोल भी देती हूँ, व्हेन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर बिकम द सेम देन क्लियर बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड वेपर डिसअपियर। मान लीजिए इन दोनों की डेंसिटी सेम होगी, तो अब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि लिक्विड किधर है और वेपर किधर है, क्योंकि डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या हो गई, सेम। क्लियर बाउंड्री उन दोनों के बीच में से, दोनों फेजेस के बीच में से हट गई। तो वो टेम्परेचर जिसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वेपर आपस में सेम हो जाते हैं, क्लियर बाउंड्री हट जाती है, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये क्रिटिकल टेम्परेचर की दूसरी डेफिनेशन हो गई। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर, जिसका हेडिंग थी वेपर प्रेशर। अब हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, और एक बार पढ़ेंगे हम विस्कोसिटी, फिर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए।